हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बैथिंग से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम इस साल फिजिक्स को स्टार्टिंग से ही स्मूथ करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने क्या किया है, ब्रिज कोर्स सीरीज को चला दिया है, जिसमें हम ऑलरेडी पहला लेक्चर आपका खत्म कर चुके हैं यूनिट और डायमेंशन को। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले उसे देखो, क्योंकि वो रिजल्ट को सीधे अफेक्ट करता है। आपकी यूनिट गलत, आपका डायमेंशन गलत, मतलब आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। क्या बात समझे? तो वो हम कवर कर चुके हैं और आज हम आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं जिसकी वजह से आप रिजल्ट तक पहुंचोगे। अभी बाहर बाहर तो हमने काम कर दिया, अब बात है अंदर काम करने की, जहां पर अगर हमें फिर से स्मूथनेस मिल जाए तो रिजल्ट तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अंदर के कैलकुलेशन में इनका बहुत ज्यादा रूल है। तो नाम बताते हैं कौन है भाई, वेक्टर और टेग्नोमेट्री। इनके अगर बेसिक्स हमने समझ लिए तो रिजल्ट को स्मूथ करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। क्या बात समझे? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाना है, शुरू करना है और जम कर इस ब्रिज कोर्स को पढ़ना है, ताकि पूरे साल फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। और साथ साथ में ही जो भी आप लेक्चर्स देखते हो उसे शेयर भी करते रहना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करनी है, ताकि टाइम से आप तक मैं पहुंच पाऊं, जिस वजह से ये हमारे बीच का लेक्चर बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, एक भी लेक्चर छूटेगा तो आपको मुश्किल होने वाली है साल में, फिर वापस आपको ब्रिज कोर्स देखना ही पड़ेगा। इसे स्टार्टिंग से देखते चलो, ताकि कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल को समझ लो, पहले से सारी चीजें पता है तो बस अप्लाई करना ही तो सीखना है। क्या बात समझे? तो शुरू करें फिर, लेट्स गेट स्टार्टेड। समझ गए बात को? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा भाई वेक्टर का बेसिक फ्लो। शुरू करते हैं। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि वेक्टर पढ़ते क्यों हैं, वेक्टर की जरूरत क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और हर फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिवाइड करें तो सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड होगी। पहला वाला पार्ट स्केलर कहलाएगा, दूसरा वाला पार्ट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अभी स्केलर वो है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वेक्टर्स वो पार्ट है जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शंस चाहिए। बात समझे? ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि भाई तुम स्केलर हो तुम वेक्टर हो, ये हमने नहीं बनाई। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको जरूरत है, उसके बिना काम नहीं होगा, और जिनको जरूरत नहीं है उन्हें हम स्केलर में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, और आप शॉप वाले भैया से कहो कि भैया 5 किलो चीनी ईस्ट की तरफ दे दो। इसका कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? 5 किलो चीनी ईस्ट की तरफ क्यों मांग रहे हो? 5 किलो चीनी वेस्ट की तरफ, कभी किसी को सुना है क्या कि 5 लीटर भैया तेल भर दो ईस्ट की तरफ? है कोई मतलब समझ में आ रहा है इसका? नहीं। जरूरत है क्या? नहीं है। 5 kg आपने बोला, दैट इज द सफिशिएंट, वो आपको 5 kg वेट करके दे देगा, दैट इज द सफिशिएंट भाई। डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई क्या? तुम जबरदस्ती थोड़ी ना मास में डायरेक्शन ऐड कर देंगे, तो जरूरत ही नहीं उसको। अगर उसको जरूरत नहीं है तो इसका मतलब वो स्केलर है। क्या बात समझे? बात समझे? अभी मैं आपसे कहूंगी चलो एक विंडो ओपन करो भाई, विंडो ओपन करो। अब मान लो विंडो ऐसे ओपन होती है और आप ऐसे खोल लो, ऐसे करके विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या विंडो ओपन होगा? नहीं होगा, विंडो तो ऐसे क्लोज ही होगी। समझ लो बात को? मतलब अगर फोर्स गलत डायरेक्शन में गया तो जो कहा गया था वो नहीं होगा। समझ रहे? विंडो ओपन करने की बात हुई थी, नहीं होगा, विंडो तो क्लोज ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन आपकी गलत है। मतलब फोर्स को जरूरत है भाई, उसकी फोर्स को नीड है, दैट्स व्हाई कि वो वेक्टर है। बात समझे? ऐसे करके वेक्टर और स्केलर का काम चलता है। ठीक है, आपके लिए मैंने एग्जांपल रखे थे, जैसे स्पीड रखा था, वेलोसिटी रखा था। स्पीड को स्केलर बोलोगे, वेलोसिटी को वेक्टर बोलोगे, बहुत बेसिक सी बात है। कैसे पता चलता है स्पीड वेलोसिटी वेक्टर से? ठीक है, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, दैट्स योर स्पीड। 40 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ दौड़ जाओ, दैट्स योर वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, बस एक डायरेक्शन का गेम है और चीजें वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉरी वेक्टर्स में क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, तो अब बात करते हैं वेक्टर को भाई रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, क्योंकि इतना नाम हो रहा है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भाई एरो नोटेशन होता है। एरो नोटेशन हमारे पास कैसा होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ले जाओ और एक एरो बना दो, बस हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर जब हम बनाते हैं तो उस वेक्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो भाई वेक्टर के अंदर मुझे मिलेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और साथ में उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन। ये देखो कैप का पार्ट हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इन दोनों चीजों से कंबाइन होके हमारा एक वेक्टर बन के तैयार होता है, दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी बन के तैयार होती है। ठीक है, जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एरो हम फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एरो बनाया, ठीक है, तो क्या ये एरो भी कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करके चलता है? बिल्कुल कंटेन करके चलता है। देखो ध्यान से, अभी जो मेरे पास ये एरो वाला पार्ट है, इस एरो वाले पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ यहां तक हो, मतलब हेड का पार्ट छोड़ दो, और यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। क्या बात समझी? और ये जो एरो की डायरेक्शन है, यानी हेड का जो डायरेक्शन है, वो रिप्रेजेंट करेगा एज इट इज आपकी किसको, डायरेक्शन को।
ऊपर की तरफ है तो ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड जा रहा है, बट लेंथ का जो पार्ट है वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो मैग्नीट्यूड छोटा है तो आपका वेक्टर भी ऐसे छोटा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर भी कैसा होगा, बड़ा बनेगा। समझ गए, ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्लास 12th में कुछ स्केलर और वेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुछ नाम हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, स्केलर में जैसे हमने रखा है चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट। वेक्टर्स में हमने रखा है कूलम फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, टॉर्क को। इन सबको हमने किस में रखा है, वेक्टर्स में रखा हुआ है। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो ऐसा स्केलर्स हो गए, ऐसे वेक्टर्स हो गए, हमें ढेर सारे ये टर्म्स देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ बात, समझ में आया? डायरेक्शन होगा तो वेक्टर, नहीं होगा तो स्केलर। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन बनता है, देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो डीप तो जाऊंगा ही। ठीक है, इतना जरूर जाऊंगा कि चीजों में कंफ्यूजन ना के बराबर हो। समझ गए? ओके। अब अगला क्वेश्चन होता है, क्या सर ये बात सफिशिएंट है कि इनके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर है और इनके पास डायरेक्शन नहीं है तो ये वेक्टर नहीं, क्या ये बात सफिशिएंट है? तो मैं कहूंगा नो। ये बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने अभी आपको बताई कि डायरेक्शन है तो वेक्टर मान लो, नहीं है तो स्केलर मान लो। लेकिन ये बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है कि ये आपको कंफर्मेशन करके दे दे कि भाई नहीं ये वेक्टर ही है अगर डायरेक्शन है तो। ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, समझाता हूं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया हुआ है अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट को। अभी इलेक्ट्रिक करंट की खास बात पता है क्या, कि इसके पास डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। कैसे पता? सर इलेक्ट्रॉन चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब डायरेक्शन है इनके पास। और अगर इनके पास डायरेक्शन है तो फिर हमने इन्हें स्केलर में क्यों रखा है? तो उसका रीजन है क्योंकि ये एक लॉ को फॉलो नहीं करते, एक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ या फिर वेक्टर एडिशन रूल, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हो। यानी फाइनल चेक करने के लिए एक रूल बनाया गया जिसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर एडिशन रूल। और इसे फॉलो जो करेगा वही वेक्टर के अंदर काउंट होगा, अगर फॉलो नहीं किया तो कहां आ जाएगा, स्केलर में आ जाएगा। मतलब करंट इसे फॉलो नहीं करता। कैसे सर? ऐसे समझो कि अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में कहीं पे भी कंबाइन हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कभी भी मीट कर रहे हैं, तो उनके बीच में हमेशा एक एंगल फॉर्म होता है। और ये एंगल अगर चेंज होगा, वेरिएट होगा, तो हमेशा रिजल्ट में फर्क आएगा। ऐसे समझ लो ना, क्रिकेट देखते हो, आप सब क्रिकेट देखते हो, आपने देखोगे कि जब भी कोई बैट्समैन हिट करता है, अगर उसे 4 लगाना होता है, 6 लगाना होता है, तो वो डायरेक्शन को पहले डिसाइड करता है। ठीक है, तो बैट और बॉल का कांटेक्ट ही क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर मुझे 6 इधर मारना है तो क्या मैं बैट ऐसे ही चलाऊंगा? नहीं, तो फिर तो मैं बैट ऐसे चलाने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी तो रिजल्ट चेंज हुआ। मुझे स्ट्रेट मारना है तो क्या मैं ऐसे घुमा के स्ट्रेट मारूंगा? नहीं, तो फिर मैं स्ट्रेट लगाऊंगा। समझ में आ रही बात? वैसे ही क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स कभी भी एक टाइम पे कंबाइन करें, जैसा समझ लो ये तुम्हारा बैट हो गया, ये तुम्हारी बॉल हो गई, ठीक है, और ये आपस में आ रहे हैं, तो अगर इनके बीच का एंगल बदल बदल के आ रहा है, ठीक है, बदल बदल के आ रहा है, तो रिजल्ट भी बदल के आएगा। अभी मैंने बोला सामने से बॉल आई, ऐसे घुमाया, अलग कॉन्टेक्ट एंगल पे हुआ तो अलग रिजल्ट, स्ट्रेट लगाया तो अलग रिजल्ट। तो वैसे रिजल्ट यहाँ अलग मिलनी चाहिए। पर करंट की प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बोलूं इस करंट की वैल्यू 5 है और इस करंट की वैल्यू 10 है, तो पता ये कंबाइन होके सीधा आपको आंसर I is equal to 15 एम्पियर दे देते हैं। आप यहाँ थीटा कितना भी चेंज करो वहां कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, और नहीं फॉलो करेगा तो फिर वेक्टर में काउंट नहीं होगा। बात समझिए, याद रखोगे इस बात को। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पता होना जरूरी है और अच्छे से पता होना भी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर को। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सर भर भर के टाइप्स ऑफ वेक्टर है। मतलब आप 11 से आए हो, आपने पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा कि बहुत सारे पैरेलल, एंटी पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सब पढ़ा है। अभी हमने जो वेक्टर्स यहाँ पे लिखे बस इतने हमारे काम के हैं स्पेशल, ऐसा नहीं कि बाकी काम के नहीं। पर अभी 12th के लिए ये 3 बहुत बड़े बड़े रोल निभाने वाले। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आ रहा है भाई, हमारे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब अगर इस वेक्टर की वैल्यू ही 1 है और अगर मैं इसे किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये रिजल्ट में कोई इफेक्ट देगा? बिल्कुल इफेक्ट नहीं देगा भाई। 1 से मल्टीप्लाई करने का आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो फिर काम क्या है इसका? काम है इसका डायरेक्शन प्रोवाइड करने का। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो डायरेक्शन बता सके, लेकिन अगर उसकी कुछ वैल्यू होती तो वो मेरा आंसर बदल देता। इसीलिए हमने उसे यूनिट वेक्टर बनाया। बात समझे? ताकि मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ डायरेक्शन बताए, रिजल्ट में फर्क ना प्रोड्यूस करे। दैट इज द यूनिट वेक्टर। क्या बात समझिए? कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बस कैप लगा दो। एक्स डायरेक्शन में जाना है तो कैप लगा दो, वाई डायरेक्शन में जाना है तो कैप लगा दो, रिप्रेजेंट करके तुम्हें दे देगा। अगला हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा अभी जो स्टार्टिंग के जब हम
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ोगे तो 100% या तो वो वेक्टर में आएगी या तो वो स्केलर में आएगी, और वेक्टर स्केलर में आएगी तो उनके अपने अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग रिजल्ट होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इनका सबसे बड़ा रोल है। इनके बिना तो तुम्हारी पूरी पूरी फिजिक्स भाई चलने ही वाली नहीं है, क्योंकि कौन इसमें आ जाता है भाई, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके बिना तो नहीं चल पाओगे। ठीक है, अभी समझो, इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब ये भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हो गए, वैल्यू 1 होगी। ऑर्थोगोनल क्यों बोलना है, ऑर्थोगोनल इसलिए बोलना है क्योंकि इन सबके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम किसी को भी ऑर्थोगोनल बना सकते हैं बस 90 डिग्री रख के, तो नहीं। देखो, ऑर्थोगोनल बनने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, वो क्या लिखी है, दीज वेक्टर्स मस्ट बी राइट हैंडेड ट्राइड। क्या लिखा है, राइट हैंडेड ट्राइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपनी पाम को कर्ल करूं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, तो जो मेरा थंब है ना वो तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कैसे सर, देखो, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप आया, मैंने आई कैप की तरफ पाम को रखा, और अब मैं जे की तरफ कर्ल करूंगा। कर्ल किया मैंने, मेरा थंब किधर आया, आउटसाइड। आउटसाइड आया मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप को। ऐसा मत समझना कि ऐसे के कैप होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है। ये 2D है ना, तो इस पे 3D तो बना नहीं सकते, समझ रहे बात को, ऐसे दिखता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन आने वाला है भाई, के कैप। क्या बात समझे, तो दो की तरफ कर्ल करोगे तो थंब तीसरे को अपने आप रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द राइट हैंडेड ट्राइड। ओके, गेट इट। नाउ एक्सेल वेक्टर्स पे आ जाए। एक्सेल वेक्टर्स को सर हमने क्यों जगह दी है यहाँ पे इंपॉर्टेंस में, क्योंकि आपके चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में जैसे ही तुम पहुंचोगे, इवन चैप्टर 4 क्या, चैप्टर 1 से इनका काम शुरू हो जाता है जहां पे आप टॉर्क पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके हम रिजल्ट निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और जब भी हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ना, तो उनका जो फाइनल आंसर आता है वो एक्सिस पे आता है। मतलब ऐसे समझो कि जिनके भी रिजल्ट एक्सिस के अलोंग मिलते हैं, वहां पे एक्सियल वेक्टर्स का पूरा पूरा रोल होता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड। आपने पाम को ऐसे गल किया, थंब ऊपर गया, पाम को ऐसे गल किया, थंब नीचे गया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जहां जहां पे भी सर ऐसा होगा वो सब एक्सियल वेक्टर्स के रोल में रहेंगे। ठीक है, पहले से पता रहेगा कि किससे बिलोंग करते हैं, तो चीजें इजी रहेंगी। नहीं ऐसे रहेगा कि अरे एक्सिस की तरफ ये तो नया है, ये तो अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है कि ऐसा होता है, बस हमें करना है कि यहाँ पे यूज करना है। समझ गए बात को, तो ये 3 है सर, बहुत जरूरी है, इन्हीं 3 का ज्यादा रोल यहाँ पे होने वाला है। क्या बात समझ गए, इन 3 का ज्यादा रोल होने वाला है, तो बस ये हमें पता होने चाहिए कि इनका ऐसा सा रिलेशन होता है ना। अब हम आएंगे वेक्टर एडिशन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वेक्टर्स पता चल गए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहचानते हैं कैसे, सब जान गए। अभी वेक्टर्स अगर मिलेंगे तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ये तो सबसे बड़ा रूल हो गया। तो आज देखते हैं कि वेक्टर्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ। हमें फिलहाल इन लॉज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इन लॉ से जो रिजल्ट मिलता है उसकी जरूरत है। मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों से मुझे रिजल्ट निकालना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो पार्ट होता है कि ये दोनों वेक्टर्स किसी ना किसी एंगल पे एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो, 30 पे, 40 पे, 45 पे, किसी एंगल पे ये आए। ठीक है, जैसे ये आपस में एक साथ एंगल बनाएंगे तो हम तुरंत इनके लिए एक रिजल्ट लिख पाएंगे। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब वो एंगल किसके साथ हमें ऐड करना है भाई, cos थीटा के साथ ऐड करना है। ठीक है, समझ गए बात को, ये मेरा रिजल्ट है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों से सेम रिजल्ट आता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो जब भी दो वेक्टर्स तुम्हें कहीं पे भी मिले, सीधे ये लॉ लगा देना। सर 3 मिल जाए तो 3 को पहले 2 में कन्वर्ट करो, 4 मिल जाए तो उनको 2 में कन्वर्ट करो, जैसे 2 में कन्वर्ट करोगे लग जाएगा। समझ गए बात को, सब बहुत सारे हो तो फिर दो दो करके सॉल्व करो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अभी आगे भी सीखेंगे ना रिजॉल्व कैसे करते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें बात और अच्छे से समझ में आए। क्या है, यहाँ पे देखो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, ये पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, दोनों की वैल्यू 2 न्यूटन और 2 न्यूटन दी है। दोनों के बीच की अगर एंगल की बात करूं तो एक एंगल 30 डिग्री दिया, दूसरा 330 डिग्री दिया। अब बात आती है कि मैं इन दोनों में से कौन सा एंगल यूज करूंगा। भाई वहां cos थीटा में कौन सा एंगल रखूंगा, तो हमेशा याद रखना कि सर स्मॉलेस्ट एंगल चूज किया जाता है, ऑलवेज चूज स्मॉलेस्ट एंगल। गेट इट, ओके। चलिए कैलकुलेशन करें, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। मुझे f का रिजल्ट चाहिए तो मैं बोलूंगा मुझे f नेट चाहिए। f नेट चाहिए तो मैं अंदर जाऊंगा, मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स का नाम लिखूंगा f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, फिर मैं क्या लिखूंगा 2f1, फिर मैं लिखूंगा f2, फिर मैं यहाँ लिखूंगा cos थीटा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे cos थीटा। सिंपल, इजी, आ रहा समझ में, क्या करना है मुश्किल नहीं। अभी चलो करते हैं 2 का स्क्वायर, तो कर दिया भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 into 2 into 2 into cos कितना भाई 30 डिग्री। हाँ ओके, अभी कितना हो गया भाई आपके पास 4 plus 4
प्लस 8 और cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, पता है ना। अगर मैं यहाँ से इसको कट 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 तो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ 4 कॉमन कर लूँ रूट से, तो बाहर क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा भाई 1 यहाँ से गया 1 यहाँ से गया यहाँ से चला गया, तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा भाई 2। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 2 + √3। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे रिजल्ट फाइनली देखने को मिलेगा। f = इतना अमाउंट ऑफ न्यूटन। ठीक है, आप इसे और ज्यादा आगे सिंपल करोगे तो और ज्यादा आगे सिंपल हो जाएगा। अभी बस हमें समझना था कि अगर मुझे वेक्टर्स मिले तो मैं सीधे सीधे इन्हें इस रूल में रख के क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट्स अ वेरी इजी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ सबको? क्या करना है मुझे, रिजल्टेंट इस तरीके से निकाल लेना है सर। चलो अब हम आगे हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। ये आपको बीच में मिलते रहेंगे, आप कोई भी डेरिवेशन करोगे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा और तो पहले चैप्टर में आप एक्सल इक्वेटोरियल से गुजरे होगा और इक्वेटोरियल में आपको रेजोल्यूशन करने को आया होगा। आप 11वीं क्लास में जब भी एमवीडी पढ़ रहे थे वहां पर रेजोल्यूशन आया, मतलब इनके बिना तो काम ही नहीं होगा। इवन प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ के आए हो, अगर तुम्हें ये नहीं आता, रेजोल्यूशन नहीं आता, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ही नहीं सकते भाई, पढ़ ही नहीं सकते। समझ रही बात? समझ रहे? तो बिना रेजोल्यूशन के तो गेम बनेगा नहीं। तो आओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी, पहले समझते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। तो रेजोल्यूशन ऐसा है कि मुझे कोई एक वेक्टर गिवन कर दिया जाए और उस वेक्टर की एज इट इज मुझे जरूरत ना, वो वेक्टर मुझे चाहिए हो किसी और डायरेक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है कि भाई मुझे उस डायरेक्शन का वेक्टर ला के दो। तो देखो कैसे, मेरे पास वेक्टर है और किसी ने कहा कि भाई मुझे उसे एक्स डायरेक्शन में चाहिए, एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करके दो। तो हम क्या करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा a cos थीटा। इसे दूसरी तरफ रिजॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा a sin थीटा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो पहला cos थीटा आप रिजॉल्व करते हो वहां से 90 डिग्री पे अगला ही रेजोल्यूशन मिलेगा। ये फिक्स है सर। दोनों रेजोल्यूशन के बीच में एंगल हमेशा कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? ओके। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अब ये मत करना सर 90 डिग्री इधर बना दिए तो sin थीटा, तो क्या दिक्कत सर 90 ही तो होगा। तो मैं कहूंगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझो बात को। क्योंकि a जो है वो a cos थीटा और a sin थीटा का रिजल्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप रिजॉल्व करके दो रिजल्ट बनाओ तो इन दोनों के रिजल्ट से मुझे वापस पहले वाला वेक्टर मिल भी जाना चाहिए। समझ गए? अगर तुमने ऐसे नीचे की तरफ बना दिया, नीचे की तरफ बना दिया, तो इनका रिजल्ट उसके बीच में आएगा। क्या बात समझ रहे हो? क्या बात समझे? ऐसा समझो ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे कोई पॉइंट है और आप ये दो धागों से पकड़ के इसको ऐसे खींच रहे हो, तो ये पॉइंट किधर चलेगा, वो तो इस तरफ चलेगा, क्योंकि इधर भी फोर्स है उधर भी फोर्स है, तो उधर ही चलेगा ना। बात समझे? बात समझे? तो इसलिए जब भी रिजॉल्व करो तो नेट वाला पार्ट अंदर ही पड़ना चाहिए। गेट इट? गेट इट? ओके। अब अगली बात, हम cos थीटा उधर लिखते हैं जिधर मेरा बेस के साथ टर्म थीटा बनना होता है। ठीक है, बेस के साथ जो एंगल होगा उसे cos थीटा, जो बचेगा वो sin थीटा। तो ax हो गया a cos थीटा, ay हो गया a sin थीटा। याद करने का तरीका है कि cos goes with base, cos goes with base। भाई cos हमेशा बेस के साथ जाता है, ऐसे याद रखना है। अब मुझे कभी जरूरत पड़ जाए, रेजोल्यूशन पहले से दिया हो और a की जरूरत पड़ जाए, तो आपको बस सिंपल से काम करना है भाई, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर कर देना, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर कर देना है, आपको आंसर a मिल जाएगा। सर दिखाओ करके देखो, ये क्या है, x है, तो cos थीटा स्क्वायर था तो हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सर ये स्क्वायर कॉमन कर लें तो रूट से बाहर आएगा a, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा और क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा। फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, तो आंसर आ गया a। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट अभी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? इजी इजी सर, समझ में आया? रेजोल्यूशन समझ में आया? ओके चलो, अगर रेजोल्यूशन समझ में आ गया तो आजो फिर एक एक एग्जांपल हो जाए, काम हो जाए। देखो, मुझे एक वेक्टर भी दिया गया, बोला गया इसको रिजॉल्व करो, तो पॉज करो रिजॉल्व करो, पॉज करो रिजॉल्व करो, हो गया। चलो अब मैं देखूं, मैच करना वेक्टर b को जब मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा मेरा बेस। मेरा बेस उधर से होगा जिधर मेरा एंगल बना होगा, क्योंकि तुमने ये बेस रट लिया होगा, मुझे पता है तुम बेस का मतलब यही समझते हो। रटो नहीं भाई, चीजें बदलती हैं, समझदार बनो, चीजें बदलती हैं। जिधर से एंगल फॉर्म हो रहा हो उसी तरफ अपना बेस मानो, यानी b cos थीटा इधर आएगा और जो बचा होगा वो sin थीटा इधर आएगा। आई बात समझ में? क्या वहां से रट के जाओगे तो फंस जाओगे, इसीलिए ऐसा बनाया। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। 11th वाला याद आया, मास mg, तो mg तो एग्जैक्ट एक्ट कर रहा है। अभी इसी सरफेस पे बिल्कुल ऐसे कौन एक्ट कर रहा होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये वेक्टर कौन है भाई, है तो सर mg, लेकिन क्या पूरा पूरा mg से बैलेंस करना? नहीं सर, बिल्कुल mg पूरा बैलेंस नहीं कर रहा, तो mg का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होता है। सर ये पार्ट थीटा हो गया, फिर थीटा तो ये थीटा, मतलब ये कौन हो गया भाई, mg cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बना ना, इधर रिजॉल्व किया तो cos थीटा। अब बचा कौन, बचा कौन, sin थीटा। तो यहाँ से 90 डिग्री ढूंढो, 90 डिग्री ढूंढना है और ऐसे ढूंढना है कि भैया बीच में पड़े, तो मतलब इधर देखो,
यानी इस तरफ अगला बनेगा mg sin थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इन दोनों के बीच में mg आ गया। इधर मत ठोक देना क्योंकि mg फिर बीच में नहीं आएगा, समझे बात को? ऐसे पहचानते हैं। रेजोल्यूशन आया क्या? आया। ये हमने 11 में सीखा था। अभी जो तुम 12th में देखोगे वो ये वाले भाई साहब हैं जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपको मिलेंगे तो मजा ही आ जाएगा। कौन है ये पता है? ये जैसे ही जाओगे तो ये आप पढ़ोगे इक्वेटोरियल फर्स्ट चैप्टर में, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होता है, तो इन सब का रोल है वहां पे। चलो देखो कैसे, समझो। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज से बता देता हूं, अगर मान लो तुमने नहीं पढ़ा, माइनस चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आती हैं अंदर की तरफ, और अगर प्लस वाला चार्ज होता है तो वहां से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अभी देखो, ये माइनस वाली लाइन है, ठीक है, माइनस वाला चार्ज है, तो इस माइनस वाले चार्ज से इस पॉइंट पे फील्ड लाइन कैसे दिखेंगी? तो भाई माइनस में तो अंदर जाती है, मतलब फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख लेता हूँ। और प्लस वाले से फील्ड लाइन कैसे जाती है? बाहर। तो इसी के अलोंग फील्ड लाइन भाई मेरी ऐसे बाहर जाएंगी। देखो यहाँ मेरी ऐसे अंदर आई थी और यहाँ मेरी बाहर। इसका नाम E2 रख लिया, इसका नाम E1 रख लिया। अभी मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। तो इन दो को मुझे सॉल्व करके एक आंसर देना पड़ेगा। कितना आंसर देना पड़ेगा? सिर्फ एक आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे बेस बना देता हूँ, बन गया। समझो लाइन को, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। अगर ये थीटा तो सर क्या ये वाला पार्ट भी थीटा होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, ये वाला भी पार्ट थीटा। चलो, अगर मैं E2 को इधर रिजॉल्व करूं तो क्या मुझे, इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, तो क्या मुझे E2 को रिजॉल्व करूं तो क्या मुझे E2 cos थीटा मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल। इस तरफ रिजॉल्व किया तो दूसरा sin थीटा किधर मिलेगा सर? इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। छोटा सा लिखो सर E2 तो मजा आए। तो ये देखो इधर मिला, कौन मिला? इधर मुझे कौन मिला? तो मुझे मिला E2 sin थीटा। तो देखो भाई E2 रिजॉल्व कर लेगा। अभी कौन बचा भाई? E1, वो तो इधर खींचने में लगा हुआ है, तो इनको भी रिजॉल्व करो। सर अगर ये थीटा तो ये वाला पार्ट भी थीटा। ठीक है, E1 को रिजॉल्व करो तो जिधर थीटा बनना हो, अभी रटना नहीं कि देखो नीचे ही आता है, नहीं भाई ऊपर भी जा सकता है। तो देखो ऊपर गया तो ये क्या हो गया? E1 cos थीटा हो गया। अब इससे अगला वाला किधर आएगा? तो इधर रिजॉल्व होगा। भाई ये इधर रिजॉल्व हुआ, अगला 90 पे रिजॉल्व करो तो इस तरफ कौन आया भाई? E1 sin थीटा। अब E1 sin थीटा कैंसिल हो गए, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक तरफ आ गए और ये आपस में ऐड होके फाइनल आंसर आपको दे देंगे। मतलब इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर इस तरफ आ रही है। क्या बात समझे आप? गेट इट? तो इस तरह से रेजोल्यूशन काम करेगा हर जगह। तो इंपॉर्टेंस है सर इनकी, हल्के में नहीं लेके जाना है। अरे खत्म हो गया क्या? ओके, तो रेजोल्यूशन हमने फिनिश कर दिया इसका। चलो फिर अगले पार्ट में चलते हैं। कहां से शुरू किया था हमने? वेक्टर एडिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आ रहा है ना समझ में? इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इनके क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके एप्लीकेशंस मिलेंगे, आओ करते हैं। तो कौन आ गया भाई? वेक्टर प्रोडक्ट के पार्ट पे आ गए। चलो आ जाओ नीचे जल्दी से। टंग 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 टंग। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? तो अगला पार्ट है हमारा वेक्टर का प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स मिल जाए तो उनके प्रोडक्ट कैसे करने हैं, आज शुरू करें। तो देख, स्केलर स्केलर, अगर दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर मुझे क्या देंगे? स्केलर देंगे। ठीक है, स्केलर देंगे। दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे सर तो ये फिर से स्केलर दे सकते हैं, और दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके सर वेक्टर का भी आंसर दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होके स्केलर का आंसर दे सकता है, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर का भी आंसर दे सकता है। समझ गए बात को? स्केलर इनटू स्केलर तो स्केलर ही देगा। तो ये हमारा सब बिल्कुल सिंपल वाला है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, जो अभी तक तुम पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाला। लेकिन जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर स्केलर दे देते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए जब स्केलर प्रोडक्ट का नाम है तो तुम्हारे दिमाग में ये दो स्केलर नहीं आने चाहिए कि स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई करना, नहीं। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने और आंसर स्केलर मिल जाए तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, और दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट वेक्टर मिल जाए तो वो आपको वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तब जाके वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। गेट इट? समझ गए बात को? चलो और अच्छे से सीखते हैं इसको। तो हम स्केलर प्रोडक्ट पे आएंगे। ये मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे इनके बीच का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंगल लेना है भाई? छोटा वाला। इधर बड़ा एंगल बनता है, इधर छोटा, तो हम छोटा वाला एंगल लेंगे। समझ गए बात को? ओके, चलें अब हम इसके लिए क्या करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है क्या? तो ध्यान से देखो,
स्केलर प्रोडक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, समझना ठीक है ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे लिखते हैं इसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे ओपन करोगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और आगे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का पार्ट यूज हुआ है, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बात समझ में आई? स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि रिप्रेजेंट करने में हम इसमें डॉट का यूज करते हैं। ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा का जो आंसर आएगा वो भी क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। और देखो कोई डायरेक्शन आगे नहीं आई है, इसका मतलब कैसा प्रोडक्ट हो गया हमारा, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। बात समझे, गेट इट? ओके। अब इनका जो सबसे ज्यादा जो रोल देखने को मिलेगा ना वो ऑर्थोगोनल्स में मिलेगा। देखो कहां पे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, याद है? मैं यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से। छोटे छोटे हमारे पास तीन वेक्टर्स आए थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। इन तीनों के बीच में जो एंगल्स होते थे वो क्या होते थे, 90, 90 और 90, ठीक है। तो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट को वहां अप्लाई करके देखूं तो बड़ा इजी हो जाएगा और हम सीख भी जाएंगे और उन्हें डायरेक्ट यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। समझो, अगर मैं बोलूं कि मैं आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ निकालना चाहता हूं, तो आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, और फिर लिखोगे तुम cos थीटा, तो दो आई कैप के बीच में एंगल तो से क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो दैट इज द cos 0। अगर cos 0 की वैल्यू रखोगे तो भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब फाइनल आंसर मुझे क्या मिल गया, 1 मेरा। सेम एज इट इज अगर मैं j कैप और j कैप का करूं, k कैप और k कैप का करूं, तो इन सब के फाइनल आंसर मुझे क्या मिलने वाले हैं, 1 और 1 मिलने वाले हैं। मिल गए? ओके। अब चलो, अब इन्हें अदल बदल के किया जाए, तो करता हूं मैं i को j के साथ, j को करता हूं k के साथ, और k को करता हूं i के साथ, ठीक है। इसे अब करके देख लेते हैं, और इनके जो आंसर होंगे पता, आगे कैलकुलेशन जब करोगे ना वहां इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, i j k दिख रहा है, अगर तुमने वो नहीं किया तो यहाँ करके निकालना पड़ेगा, इससे पहले से कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे, मजा आ जाएगा। और देखो i डॉट j, अब जैसे जाओगे तो फिर से लिखोगे भाई 1 1, और फिर लिखोगे cos थीटा। अभी i और j के बीच में एंगल तो सर 90 cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0। कितनी होती है, 0, मतलब 0। सर यहाँ भी तो cos 90 आएगा, सर यहाँ भी तो cos 90 आएगा, मतलब हर कोई आंसर क्या देगा, 0। इसका मतलब सिंपल है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करने का, सेम वाले के साथ करने का, बाकी और किसी के साथ मत करना क्योंकि आंसर 0 हो जाता है। i का i से, j का j से, k का k से, बस किसी और के साथ नहीं करने का क्योंकि आंसर 0 हो जाता है। करोगे भी तो क्या होगा सर, 0 ही होगा, तो आंसर में थोड़ी ना आएगा। वो समझ गए बात को? चलो आ जाओ फिर जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, एकदम चटक से। आओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये ना जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ लो, देखो वो मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है, क्लास 12 से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मुझे ई दिया है, तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, ठीक है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ई की वैल्यू रखनी है और मुझे ई की वैल्यू रखनी है। समझ गए बात को? चलो जल्दी से आ जाओ, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मेरे पास 5i कैप 3j कैप, फिर लिखा माइनस का 7k कैप, फिर डॉट लगाया। अभी ए की वैल्यू यहाँ पे रखो तो मिलेगा मुझे 2i कैप 7j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट किया जाए, तो i का i से, j का j से, k का k से, याद रखना किसी और को किसी से नहीं करेंगे, इसलिए तो बहुत सिंपल हो जाता है। i को i से ढूंढो भाई, i और i मिला 5 2 से कितना होता है, 10 हो गया। अभी j का j से ढूंढो, 7 3 से कितना होता है भाई, 21 हो गया। फिर k का k से ढूंढो, 7 3 से कितना होता है सर, माइनस माइनस से दोनों, फिर से कितना हो गया, 21 हो गया। और किसी और से करना ही नहीं सर, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 21 21 42, 10 में कितना सर, 52। आंसर आगे से खत्म हो गया, दैट्स सो रिजल्ट। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। यूनिट्स का मतलब फ्लक्स की यूनिट लिखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और सॉरी, अच्छे से लिख देता हूं, न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम ही तो बोला था पहली बार में, ठीक है। न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट मेरा आया। समझ में आई बात तुमको? इन सिंपल ऐसा मिलेगा, तो सेम वाले के साथ करना और किसी के साथ नहीं करना, नहीं तो 50 बार लंबा चौड़ा करोगे। तो पहले से रिजल्ट पता होगा तो काम बनता जाएगा। चलो अभी किस पे बात करने जा रहे हैं हम सर, हम बात करने वाले वेक्टर प्रोडक्ट पे। अभी वेक्टर प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं देखो, दो वेक्टर्स हमें गिवन किए गए, वेक्टर ए वेक्टर बी है गिवन हमें, ओके।
अब क्या होगा, जब भी हम वेक्टर ए और बी के बीच में कोई भी काम करेंगे, कोई भी कुछ भी लिखेंगे, तो हमेशा एक आंसर आएगा और उस आंसर में डायरेक्शन आएगी। यही तो बात कर रहे थे। चलो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बीच में लगता है भाई क्रॉस, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है आपका ए बी साइन थीटा और साथ में आएगा एन कैप। एन कैप का मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर आएगी, क्योंकि इसमें क्रॉस लगा हुआ है इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट, और इसे हम क्या कहने वाले, क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल, समझ गए? ओके। अब देखो मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी भाई, कैलकुलेशन तो ए और बी मल्टीप्लाई कर लूंगा, पर ये जो एन कैप का लफड़ा है वो कैसे सॉल्व होगा, तो देखो ऐसे सॉल्व होगा, ए और बी, ठीक है। अब ए से बी की तरफ उंगलियों को क्या करना है, कल करना है, और जैसे ही कल करोगे तो जो डायरेक्शन आएगी दैट्स योर वेक्टर ए क्रॉस बी। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको उंगलियां कल करके दिखाई थी। हमने क्या कहा था, आई कैप की तरफ रखो, जी कैप की तरफ उंगलियों को कर्ल करो, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट्स योर डायरेक्शन, दैट्स योर डायरेक्शन। सेम वही बातें होती है। वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो आपको ए की तरफ अपने पाम को रखना है और फिर बी की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है। जैसे ही कर्ल करोगे आपको थंब पे डायरेक्शन मिलेगी। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ए और बी प्लेन, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए की तरफ रखा, बी पे कर्ल किया, थंब कैसे गया, ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी भी ऊपर लिखा हुआ है। समझ के बात को? इस तरह से हमारा वेक्टर प्रोडक्ट काम करना शुरू करता है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आई बात? चलो अब अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर से आई जे के का वेक्टर प्रोडक्ट भी चेक कर लिया जाए। आज हम शुरू करते हैं सर। अभी कोई और कलर वाला पेन लेंगे, चलो आओ देखते हैं। पहले सर सेम सेम वाला करेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और फिर करेंगे सर के क्रॉस के, ठीक है। अभी आई क्रॉस आई करने जा रहे तो 1 1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन। अभी दोनों का सेम के साथ करोगे तो रिजल्ट क्या होगा भाई, 0 होगा, तो साइन 0। अभी साइन 0 की वैल्यू तो सर 0 होती है, इसका मतलब इन सब के आंसर क्या होने वाले, 0। सिंपल, ओके। अब चलते हैं बदल बदल के करेंगे, ठीक है। तो आई का करते हैं जे के साथ, जे का करेंगे सर के साथ, और के का करेंगे सर आई के साथ, ठीक है। करते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो 1 into 1, और एंगल कितना बनेगा, 90। तो सर वैसे तो सब में एंगल 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो सभी के आंसर सर 1 1 और 1 आएंगे। अब बात आई सर एन कैप भी तो है, डायरेक्शन भी तो बताओ कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे सर ये वाला सर्किल पढ़ना पड़ेगा, गोल गोल। देखो क्या, आई का प्रोडक्ट जब हम जे से करते हैं तो आंसर क्या आता है, क्या बात करो, अरे बिल्कुल सिंपल सर, बस यही फॉलो करो। आई का प्रोडक्ट जे से करोगे तो के आएगा, आई का प्रोडक्ट जे से करोगे तो के आएगा, जे का प्रोडक्ट के से करोगे तो आई आएगा। क्या बात है सर, के का प्रोडक्ट आई से करोगे तो कौन आएगा, जे आएगा सर। कितना आसान बात है, आई बात समझ में, सिंपल। ऐसा सर्किल चलता रहता है, आगे वाले को मल्टीप्लाई किया तो आगे वाला, आगे वाले को आगे वाले से तो उसका आगे वाला, यही आंसर है। इतना आसान सर। और दूसरी बात, अगर ये तुमने कभी बदला, कभी इसमें तुमने छेड़छाड़ की, सर अत्यंत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अत्यंत इंपॉर्टेंट बात। तुम्हारा मन हुआ कि भैया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कह दूं मैं बी क्रॉस ए, तो ये कदापि नहीं हो पाएगा, ये गलत बात है। 3 into 4 सर 4 into 3 दोनों में 12 आता है, हाँ लेकिन वो स्केलर है, वो स्केलर है, यहाँ नहीं काम चलेगा। अगर तुमने जे को आई से कर दिया, जैसे आई को जे से किया था, तुमने जे को आई से किया, तो आंसर घूम के तो आएगा, लेकिन सर माइनस का जाएगा। इसलिए जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी सर रिजल्ट मिलेंगे सेम, लेकिन माइनस के। इसका मतलब डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि डायरेक्शन का गेम है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा सर, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाएगी, तो फिर बात गलत हो जाएगी। समझ गए बात को? किसी को मुक्का मारना है सर, पंच मारना है तो सामने मारोगे ना, ऐसा थोड़ी ना मारोगे, ऐसा कौन सा पंच होगा। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर मतलब क्या है, फिर क्या जितना पावरफुल पंच हो तुम्हारा लगेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे मार लो। समझ गए बात को? समझदार हो, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई वो ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अलाउड। वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं होता है, बिकॉज एज डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझे? तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। गेट इट? इस बात को याद रखना है। चलो अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। फिर आते हैं जल्दी से और आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। किसका सर? क्रॉस प्रोडक्ट। आज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मुझे डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। किसका चाहिए? टॉर्क का। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है।
क्लास 12 का इसलिए परेशान हो, क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ठीक है। क्या होता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होता है। अभी मुझे p पे इन्होंने क्या दिया 30i कैप रखने को, तो मैंने 30i कैप रख लिया, क्रॉस लगाया, फिर मैंने यहाँ लिख लिया 20g कैप। अभी हमें जी क्या करना है 30 20 मल्टीप्लाई कर लेना तो 600 हो जाएगा। i क्रॉस j क्या मिलता था सर, k मिलता था। ये तुम्हारा आंसर हो गया। है सिंपल, है सिंपल, रूल को फॉलो किया, वैल्यू रखी और आंसर ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे दूसरा रूल। सेकंड मेथड भी है, जल्दी से सीख लीजिए, बहुत सिंपल सा सेकंड मेथड। क्या देखो ऐसा दो टर्म्स दे दी इन्होंने, अब तुम बार बार आई से जे, जे से के से ये नहीं करना चाहते तो तुम ये डिटरमिनेंट का मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या करना है, वेक्टर ए को लिखो, बी को लिखो। अब आई के नीचे भैया आई वाले लिखो, जे के नीचे जे वाले लिखो, बड़ा सिंपल है सर ये भी। के के नीचे के वाले लिखना है आपको, ये लिखा मैंने, ओहो क्या बात है, चालाकी लिखा। और इसके बाद फिर बस सिंपल सा रूल फॉलो करना है, छुपाना छुपाना है, सॉरी छुपम छुपाई, छुपाना छुपाना क्या होता है, देखो कैसे छुपाना छुपाना है। ऐसे आई वाली की कहानी शुरू हुई तो पहले यहाँ लिखो भैया आई क्या, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, फिर आई के सामने वाले सबको छिपा लो, आई के नीचे वाले सबको छिपा लो, अब ये बचेंगे। ठीक है, तो अब हमें चलेगा सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सर ए वाई का मल्टीप्लाई करो बी जेड से, फिर लगाओ माइनस बी वाई का ए जेड से, समझे, शिटिक शिटिक, हो गया, हो गया, समझ में आया, हो गया सिंपल। फिर लिखो प्लस और फिर लिखो यहाँ जे का। अब जे का नंबर आ गया तो जे के नीचे वाले को छिपा लो, छिप गए, जे के नीचे वाले छिपा लिया भैया, छिप गया, सिंपल, गेट इट, ओके। इधर वाले भी छिपा लो, छिप गए सब, ओके। अब क्या हुआ देखो, पहले इनका नंबर है तो अगला नंबर इनका, मतलब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए जेड का करो बी एक्स से, ए जेड बी एक्स कर दिया, ए जेड बी एक्स, फिर करो बी जेड का ए एक्स से या ए एक्स को बी जेड से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो वही आना है, बस स्टार्टिंग वाला आप चेंज नहीं कर सकते। हो गया सर, अगला नंबर प्लस में, फिर लिखो यहाँ पे के कैप। अब के कैप के साथ काम करना है तो क्या करोगे, के कैप के नीचे वाला छिपाओ, बगल वाला छिपाओ, ये दो बचे, तो पहला नंबर इनका था, फिर नंबर इनका आया, अब अगला नंबर इनका आया। ऐसा नहीं करना कि इधर से मल्टीप्लाई हो गया ना, इनका नंबर आया तो ax करेगा भाई, तो ax करेगा by से, फिर माइनस में जाओगे, फिर bx करेगा ay से, खत्म हो गया। अब इनको सॉल्व करो, आई जे के में तुम्हारा आंसर हो गया। तो वहां पे ढूंढने डालने का काम नहीं। और जिनको भैया इसमें मजा आता हो कि सर हमको तो बस सर्किल में मजा आता है, गोल गोल घूमने में मजा आता है, तो वो यही वाला करेंगे। समझ गए बात को, क्लियर है, गेट इट, सिंपल सर। चलो एक क्वेश्चन हमने लेके रखा है, क्या कहते हो, जिस मेथड से कहो उस मेथड से कर दें। ये वाला मेथड चाहते तो इस मेथड से हो जाए, ऊपर वाला मेथड चाहते तो ऊपर वाले मेथड से हो जाए। ठीक है, जो मेथड तुम कहोगे उससे करके दिखाने, कर दिया जाए। बोलो किस मेथड से करें, सर दोनों से कर दें, सर दोनों से बड़ा लंबा हो जाएगा, चलो इससे कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखा नहीं ना तुमने, चलो आ जाओ इससे कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले दौड़ के डिटरमिनेंट बना लो भाई। ठीक है, ये ए लिखा मैंने, ये लिखा मैंने बी, चलो ए के आई जे और के। ठीक है, अब ए का सामने रखते हैं भाई 2 और 3 और 1, यहाँ पे क्या रखेंगे सर 1, देखो माइनस है तो माइनस यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 2। चले सर सिंपल शुरू करते हैं। आई वाला पार्ट है, छिपाओ छिपाओ, 3 into 2, सर 3 into 2 6 लिखना है, नहीं लिख दो सर, माइनस 1 into 1, तो माइनस का 1 into 1। ठीक है, फिर प्लस का क्या लिखोगे, जे कैप लिखोगे, डन। आ जाओ जे कैप के नीचे छिपाओ, बगल का छिपाओ, 1 into 1 और फिर 2 into 2, फिर क्या लिखोगे प्लस का के कैप, के कैप छिपाओ, छिप गया, ओके। अब के कैप छिपाया तो इनका नंबर है 2 into -1, फिर माइनस लगाओ 1 into 3, चलो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 1 7, 7 आई कैप। कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। 1 - 4 कितना होता है माइनस का सर 3, तो 3 का जी कैप। अब आएंगे के में, तो -2 - 3 कितना हो जाएगा -5, तो -5 का के कैप। ठीक है, तो ये जल्दी से सिंपल सा आंसर आ गया। आई बात समझ में, गेट इट। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो इस वाले पार्ट पे वो माइनस रखवाते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी क्या होता है कि हमें ऐसे याद कराया जाता है कि भाई ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ऐसे करके कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये वाला आप ऐसा हो, यहाँ पे माइनस वाला पार्ट आप यूज करो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमने az bx किया है इसका ऑर्डर चेंज कर दो। आप क्या करो, ax और ये वाले पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट आगे कर दो, ये वाला पार्ट पीछे कर दो। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर आप यहाँ पे माइनस सिंबल यूज करते हो तो सर ये ऑर्डर जो इस तरह से चल रहा है पहले इधर से हो जाता है, तब जाके आंसर सही होगा। समझे, गेट इट।
क्लियर हुआ सर? ठीक है, हो गया सर, ये वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया, रेजोल्यूशंस आपने देख लिया, वेक्टर्स में हमने प्रोडक्ट देख लिया, कैलकुलेशन समझ लिया, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट था सर, ये जरूरी था, याद हो गया है आपको, ये सब आगे काम आएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस में लगेंगे, बस आपको केवल इस बार पहचानना है कौन डॉट है कौन क्रॉस है और बस, क्योंकि सब कुछ आपको आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और अब हम जंप करेंगे किसमें, टेक्नोमेट्री के पार्ट में। चलिए शुरू करें जल्दी से, ठीक है। हाउस द जोश, हिम्मत से सर, हिम्मत की क्या जरूरत है, अभी तो शुरुआत हुई है ना, पेशेंस, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में मन ही नहीं करता यार, नहीं अभी पढ़ेंगे ना, अभी तो बोर्ड आने दो जरा तब पढ़ेंगे, तो पेशेंस है ना, कि पढ़ लेते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, आओ तुमको मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, तो क्या पीछे नहीं मजा आया, उसमें भी आया, इसमें और ज्यादा है। और जो जल्दी से टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस भाई पढ़ने जा रहे हैं, कलर बदलो, अगर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो येलो से पढ़ेंगे, ठीक। एंगल क्या होता है भाई, एंगल क्या होता है, तो देखो ये एंगल बनाया, ये आर्क बना, ये रेडियस बनाया, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है पता है, समझ में आ रहा है, सिंपल सर, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही से टेक्नोमेट्री शुरू करते हैं हमने, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, अगर मैं तुमसे कहूं आर्क क्या है तो सर एल है, रेडियस क्या है तो सर आर है, सिंपल, ओके सिंपल, ओके। कन्वर्जन में आओ, अगर मुझे कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, वो डिग्री वाला पार्ट लेके आओ, उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसी कहानी को अपोजिट कर दो, 180 डिग्री बाई पाई, और फिर जो पाई वाला पार्ट तुम्हें कन्वर्ट करना है, रेडियन वाला पार्ट कन्वर्ट करना, वो यहां ला कर दो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, सिंपल, आता था पहले से, आओ अप्लाई करते हैं, आ जाओ अप्लाई करते हैं जल्दी से। देखो, a circular arc is of length pi centimeter, find angle subtended by it at the center in radian and degree, ये जो एंगल है मुझे रेडियन और डिग्री दोनों में चाहिए, ठीक है। तो शुरू करें, तो देखो क्या होता है भाई, पहले एंगल तो पता चले, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर्क अपॉन में रेडियस होता है, पहला फॉर्मूला। आर्क कितना दिया, पाई सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है भाई, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, अभी मेरा आंसर आ गया पाई बाय 6। अब जरा बताओ ये जो आंसर है ये रेडियन में या डिग्री में, तो भाई सब पाई वाला पार्ट है, इसका मतलब ये किसमें है भाई, ये रेडियन में है। अब मुझे एक और आंसर चाहिए था डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करें सर, तो आ जाओ डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, जो भी पाई वाला पार्ट हो उसको लेके आओ, तो लिया है सर पाई वाला पार्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री बाई पाई से, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 180 डिग्री बाई 6 3 18 60 सॉरी 30 डिग्री, दैट्स द आंसर। ये फॉर्मूले भी याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, देखो समझो ऐसे, जब तुम्हें पाई हटाना हो भाई, सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब पाई हटाना है, मतलब क्या करना है, पाई हटाना, तो बस पाई अपॉन में होना चाहिए तभी तो हटेगा, तो 180 बाई पाई, जब पाई को लेके आना है तो पाई ऊपर ले लो, समझ गए बात को, ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद करो, और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं कहते सर, समझ गए, ओके। नाउ आगे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सबको आते हैं, एक बार जल्दी से देख लिया जाए, बहुत पहले पढ़ा था, कई सालों पहले, तुमने 10th में याद है, कई सालों पहले 10th में पढ़ा था, 11 में कहां पढ़ाएगा, तुमने तो पढ़ाई नहीं की ना भाई, ओके। तो आज जल्दी से देखते हैं फंक्शंस, तो भाई इसको बोलते हैं b फॉर बेस, इसको p फॉर बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको h फॉर बोलते हैं हाइपोटेनस। अभी निकालना मुझे यहाँ से sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। याद है ना भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। अभी cosec sec और cot क्या करो, रिजल्ट इनवर्स कर दो, तो भाई ये h by p, ये h by b और ये भाई p by b, सिंपल। तो ये तीन याद करने, वो तो अपने आप ही उलट जाएंगे, क्लियर हो गया। चलो अभी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसमें सबसे ज्यादा जो यूज करने को मिलेगा वो पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी, ठीक है। दो वैल्यूज दी होती है, थर्ड निकालना होता है, तो आप क्या करो, ये जो हमारे पास ट्रिपलेट्स है ना, इनको याद कर लो, ट्राइड्स जो ट्रिपलेट्स हैं इनको याद कर लो, 3 4 है तो 5 होगा, 5 12 का 13, 7 24 का 25 है, 8 15 का 17, याद कर लो, ठीक है। ये कौन कौन से, तो भाई एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और अगला हाइपोटेनस है, तो इस तरह से सबको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये याद रहेंगे तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई दिखेगा तुम तुरंत हाइपोटेनस पे जंप कर जाओगे, अदरवाइज पहले निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, ऐसे याद करो, ठीक है। ये ज्यादातर क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, ओके। अब आगे उससे भी इंपॉर्टेंट बात पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका यूज अभी तक हम इसे बताने से पहले ही कर रहे थे ना, sin 30 कितना, sin 90 कितना बोल रहे थे ना। चलो अभी हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है फ्रॉम 0 to 180, इनको याद करना है बहुत ही इजी वे में, ठीक है। सारे याद करने हैं, सब आने चाहिए, लेकिन बहुत इजी वे में, तो मैं बताऊंगा कैसे होगा। देखो बहुत सिंपल है, देखो
0 30 45 60 90 बस यहीं पे रुक जाना, इसके बाद की कहानी में तो मजा आ जाएगा, बस यहाँ रुको। शुरू करते हैं सर साइन थीटा से, ठीक है साइन थीटा से शुरू करते हैं सर। वैल्यूज कैसे बनती है वो सब मैं बताऊंगा, अभी बस देखो 0 31/2 41/√2 60 √3/2 और फिर 90 से 1/1। सिर्फ यही वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बस इतनी ही। और पूरे रेशियोज में सिर्फ ये याद करो और कुछ मत याद करो, कुछ मत याद करो, सिर्फ इतना याद हो जाएंगे। sin 0 0, sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 90 के बाद से जैसे समय देखो गैप है 120 135 150 180 पे आओ और अब यहीं से वैल्यू को आगे सेम रिपीट कर दो, यहीं से वैल्यू को सेम रिपीट कर दो। 1 के बाद √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। क्या बात समझ में आई? सिंपल है सर, सिंपल है। बस ऐसे रखा और कॉपी को ऐसे मोड़ दिया, कॉपी को ऐसे मोड़ा तो जो बॉक्स जिसके ऊपर गया वही वैल्यू आ गई। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। कभी भी भूलना होगा ना तो ऐसे ही बना लो, तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। सिर्फ यहाँ तक याद करना है। गेट इट? क्लियर हुआ सबको? ओके। अब किसका नंबर है? कॉस का नंबर है। कॉस का नंबर है, कॉस की कोई वैल्यू मत याद करो, बस जो जैसा कहूं यहाँ से 1 को उठाओ, √3 को उठाओ, 1/√2 को उठाओ, 1/2 को उठाओ, 0 को उठाओ। सिंपल, आसान है। और उसके बाद फिर से क्या करो, इस पार्ट को फोल्ड करो, 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कॉस में क्या करना है, बस सिंबल चेंज करना, माइनस 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 माइनस, बस खत्म हो गया। इजी इजी, याद हुआ? याद हुआ। सिर्फ कहां से काम हो रहा है सर? 0 1/2 1/√2 3/2 और 1 से, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को? दो हमने पूरे फिलअप कर लिए, इजी। ओके, अब tan का नंबर है। किसका नंबर है? tan का। क्या करना है सर? sin बाई cos को tan बोलते हैं, sin बाई cos को tan बोलते हैं। 0/1 0, इसका रेशियो 1/√3, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो √3, इसका रेशियो इन्फिनिटी। सर उसके बाद तो सब सेम ही है। गेट इट? फिर से फोल्ड करोगे, √3 -1 -1/√3 एंड 0 आ गया। आया क्या? सिंपल है, सिर्फ इतना याद किया और पूरी टेबल बन के तैयार होगी। अब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं फंसेगा, गारंटी के साथ नहीं फंसेगा। और जिनको लग रहा है सर ये भी याद करने में हमको जो है कोई याद आ जाता है, तो उनके लिए भी एक चीज है, उनके लिए भी एक शॉर्टकट है। अगर तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो अगला ट्रिक देखो सर, अगला ट्रिक देखो। क्या करो, साइन की शुरुआत करो, ये तो लिख लोगे ना, 1 2 3 तो आता है, 4 तक आता है, बस वही 0 1 2 3 4 इतना आता है, बस इतना लिखो। लिखने के बाद क्या करो, सब पे रूट लगा दो, लगा दिया, फिर सबको 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब आंसर देखो, 0 √1 1/2 √2/2 √2/2 और 2 को लिख सकते हैं √2 into √2, एक कट गया तो नीचे क्या बचा 1/√2, ये क्या हो गया √3/2। सर 2/2 क्या 1। देखो सर क्या ये वही वैल्यूज हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और कॉस करना है, कहानी उलट दीजिए, सिंपल सर। आया बात समझ में? गेट इट? क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। डन सर, वैल्यूज याद हो जाएंगी 100% गारंटी के साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। टेक्नोमेट्रिक है मजेदार भाई, कुछ भी हो, आती हो चाहे ना आती हो, है तो बहुत मजेदार भाई। जल्दी फास्ट फास्ट। ओके, अभी हम सीखेंगे 4 क्वाड्रेंट्स और उनके कन्वर्जन्स को। भाई 4 क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा जरूरी है तुमसे, क्योंकि ये प्लस माइनस में बड़ी गलती करते हो तुम, ठीक है। आज जल्दी से देख लो, बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, हो जाएगा काम। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4। ओके, अभी क्या करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाले भैया पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। अभी इनका जो भी उल्टा होगा वो भी इधर पॉजिटिव, ठीक है। इसे याद करने का तरीका, इसे याद करने का तरीका देखो, बड़ा बढ़िया तरीका है ये याद करना है। ASTC रूल। क्या है ASTC रूल? ASTC याद रहना है, ये याद है, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी बनाने का तो शुगर तो ऐड करोगे ना, तो बस ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, T फॉर tan पॉजिटिव, C फॉर cos पॉजिटिव। ऑल शुगर टू कॉफी, सिंपल, याद हो गया। अभी साइन का इनवर्स क्या होता है? cosec, tan का cot, cos का sec, तो ये सब भी इधर ही पॉजिटिव रहेंगे, और इधर उधर इन्होंने कुछ हेरा फेरी की तो नेगेटिव, ठीक है। बात समझ गए? ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर, कन्वर्जन्स में आते हैं। अब कन्वर्जन्स क्या है? कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का बस मतलब ये है कि तुम किसी एक क्वाड्रेंट से जब दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे तो तुम पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव रहोगे, तुम साइन के साइन ही रहोगे या फिर कॉस में बदल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन्स में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले से बता दूं, इन्हें रिमेंबर रखोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, अगर तुम्हारे एंगल में 2n
2n पाई ऐड हो रहा है, मतलब पाई का मतलब 180 के मल्टीप्लाई में कुछ ऐड हो रहा है, यानी सीधे सीधे समझो किसका प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, 180 का प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब साइन थीटा हो तुम तो साइन थीटा रहोगे, कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा रहोगे, टैन थीटा हो तो टैन रहोगे, सेक हो तो सेक रहोगे, कॉसेक हो तो कॉसेक रहोगे, कॉट हो तो कॉट रहोगे। समझ गए बात को, याद रहेगा 180 के प्रोडक्ट में कुछ भी हुआ तुम्हारा ऐड हुआ, जैसे 180 प्लस हुआ तो आप में कोई चेंज नहीं होगा, 360 प्लस हुआ तब भी कोई चेंज नहीं होगा, 720 हुआ तब भी कोई चेंज नहीं, समझ में आई, मतलब 180 के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारे एंगल में पाई बाय 2 का मल्टीपल ऐड किया जाए, पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 90 into 2, 90 into 3 ऐसा कुछ ऐड हो रहा हो तुम्हारे एंगल में, ठीक है, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो ध्यान से देखो। तो ऐसी कंडीशन पे हमने सारा दारोमदार किसको दे दिया भैया, n को दे दिया। हमने कहा अगर n वाला नंबर इवन है, ऐसी कंडीशन में तुम्हारे नाम में तो कोई बदलाव नहीं होगा, बस जो साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रख देना, ठीक है। आओ देखो, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि n की वैल्यू 2 है, पहला इवन नंबर भाई 2 होगा, n को 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा पाई, मतलब थीटा में पाई ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर थीटा में पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों बातें लिखी हैं। चलो, साइन में पाई का डिफरेंस, कॉस में पाई का डिफरेंस, tan में पाई का डिफरेंस, तो देखो साइन साइन है, कॉस कॉस है, tan tan है, मैंने कहा था पाई के साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, नहीं हुए। अभी देखो पाई से किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ हम जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, सॉरी फर्स्ट तो और होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ 180 से कम, 180 से कम का मतलब हो गया 90 से 180 के बीच में, तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस वहां नेगेटिव होता है, tan वहां पे नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस आ गया। ओके, अभी आ जाओ, सब में प्लस हुआ है, 180 प्लस हो गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई तो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, केवल tan पॉजिटिव होता है। अभी 2 पाई हो गया मतलब 180 में मल्टीप्लाई करके हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब भी मल्टीप्लाई हो तो फिर से sin थीटा cos थीटा tan थीटा ये तो आएगा, देखो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हमें देखना है सिंबल्स, तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, पहले समझो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, हो गया 360, 360 में कम, 360 से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, केवल cos वाले भैया, बाकी दोनों नेगेटिव। समझ में आई बात, सिंपल, सारा काम सर यहीं से कर रहे हैं, कहीं और से नहीं। किधर गए कॉपी वाले, ये वहां से, याद हो गया, इसी से सारा काम होता चला जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ये क्यों है, मैं पढ़ूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, सर एक्सेस आप पढ़ा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू बकवास नहीं है सर, काम की चीजें, ठीक है, ये पता होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर तो तुम दौड़ के आओगे ना, फिर तुमको क्वाड्रेंट पढ़ना ही पड़ेगा, मिलेगा तो क्वाड्रेंट पढ़ोगे, फिर समझोगे, अच्छा अच्छा, जितनी बार मिलेगा उतनी बार तुम 5 बार क्वाड्रेंट पढ़ोगे, इसलिए एक बार पढ़ लो, प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। चलो, थीटा इज इक्वल टू n पाई पाई बाय 2, अभी n का नंबर क्या है भाई, n का नंबर इधर क्या है, ऑड है, अगर n ऑड हो तो भाई फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, साइन तो तुम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रख ही दोगे। अभी जैसे मान लो मैंने n को ऑड रखा तो पहला ऑड तो भैया तुम्हारा 1 हो गया, 1 रख दिया मैंने, पाई बाय 2 थीटा, यानी 90 में कुछ ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है, 90 में ऐड करोगे तो sin cos बन जाएगा, cos sin बन जाएगा, tan cot बन जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। अभी उसमें हम माइनस कर रहे हैं तो भाई sin cos बन गया, cos sin बन गया, tan cot बन गया, माइनस कर रहा हूं 90 में माइनस कर रहा हूं, 90 में माइनस करने मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो सारे पॉजिटिव हो गए। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। तो ऐसे कुछ मिलेगा 90 के पार्ट में तो चेंजेस करोगे, नहीं हुआ तो फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंगल्स का, क्या इफेक्ट होता है अगर हम माइनस सिंबल रख दें तो, जैसे sin थीटा के एंगल में माइनस हो तो ऐसी कंडीशन में फाइनल माइनस sin थीटा बनता है, cos में माइनस हो सीधा प्लस का cos थीटा बनता है, tan में माइनस हो सीधा माइनस का tan थीटा बनता है। समझ गए बात को, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सब एंगल्स के गेम हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब आ गया हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, सर ये बहुत जरूरी है, आपको याद होने चाहिए, कोई और टर्न लाओ। चलो इससे कुछ फॉर्मूले हैं, बस ज्यादा नहीं लिखे मैंने, 5 फॉर्मूले लिखे, इनसे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। पहला sin a प्लस बी, तो हम लिखेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b, अगर प्लस था तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस, सिंपल इजी। ओके, अब आ जाओ cos में, cos का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, cos a cos b, cos वाला कहता भाई पहले cos हम है तो पहले हम है, ओके, cos a cos b और फिर लिखोगे sin a sin b, अगर इनका पहले प्लस है तो माइनस लगेगा और इनका माइनस है पहले तो भाई प्लस लगेगा, समझे, सिंपल, मुश्किल तो आसान है ना। sin a cos b cos a sin b, sin कहता हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, cos कहता नहीं पहले हमारे आदमी साथ करो, अलग अलग आदमी तुम sin के रखो, ऐसी बात है, ठीक है। sin 2a, तो sin 2a क्या होता है भाई, 2 sin a cos a होता है, ठीक है, सिंपल। अभी cos 2a में आ जाओ, cos 2a क्या होता है, तो भाई cos 2a के कई सारे फॉर्मूले हैं, cos 2a के कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पहले, cos स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा देखने को मिलेगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक ये आपको देखने को मिलेगा। एक और आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले किसके, कॉस टू के। एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, कॉस ए लिख रहे हैं, ठीक है। कॉस ए को ऐसा समझना कि 2a मतलब होल एंगल और a का मतलब हाफ एंगल, आधा किया तभी तो a आया। तो ऐसी कंडीशन में यही फॉर्मूले जो हमारे पास बने ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे देखो, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। 2a था तो हाफ होके a आया, a है तो हाफ होके a/2 होगा। यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर और यहाँ पे जो मेरा पार्ट है वो a/2 माइनस 1 हो जाएगा। साइन में आओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। क्या बात समझे? तो ऐसे एंगल्स हाफ भी होते हैं, तो ये मुझे हाफ एंगल्स की भी जरूरत पड़ी, याद रखना, ठीक है। जैसे वेव ऑप्टिक्स आएगा ये फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको अभी लग रहा है कि सब पता नहीं क्या क्या पढ़ाई दे रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ाई दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें देखने को मिलेंगे। वेव ऑप्टिक्स में सब दिखाते हैं, सारे एंगल्स, थीटा भी जो n/2 n/, सब ऐड कर, सब वेव ऑप्टिक्स में भरा हुआ है, ठीक है। सब कुछ वेव ऑप्टिक्स में भरा हुआ है, कुछ भी इधर उधर का नहीं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलो सब पढ़ा दिया, जो काम की चीजें थी आज के टॉपिक से वो सब आपको बता दी मैंने। अब हमारा आ गया प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो जल्दी से भाई जो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करना, खुद से करना, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा कि पॉज करो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है पॉज करो फिर आंसर मैच करो, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला भाई फर्स्ट आ गया साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा भाई सर माइनस बाहर आ जाता है, साइन में ऐसा होता है तो साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, खत्म हो गया। cos माइनस ऑफ थीटा सर प्लस का थीटा होता है तो cos 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री की वैल्यू सर क्या होती है, √3/2 होती है। tan 210 आ गया। अब इसको कैसे निकालें, तो इसको पहले आप ब्रेक करो, तो tan को ब्रेक किया हमने 180 प्लस 30 डिग्री में, 1 गया 210, 180 प्लस 30 210 होता है भाई। 180 के साथ किसी को ऐड करोगे तो उसकी शक्ल में कोई बदलाव नहीं होगा, वो tan का tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। अभी 180 प्लस किया तो किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए इसके आगे प्लस रखेंगे। tan 30 की सिर्फ वैल्यू आ जाए तो बड़ी बात होती है, तो सर tan 30 की वैल्यू 1 बाई क्या होती है, √3। आ जाओ cos 120 में, तो फिर cos 120 को भी ऐसे करना पड़ेगा भाई, cos 180 माइनस करो, या तो 180 माइनस, हम यहाँ पे समझ लें 180 माइनस या तो 60 कर दो। दूसरा काम हम और क्या कर सकते हैं, 180 से बता दिया ना, चलो अभी इसको 90 से बताता हूँ। 90 में कितना ऐड कर दो, 30 ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। 90 करोगे तो सर cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, ये हो गया sin 30। 90 में ऐड करके सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है, नहीं सर वहां तो साइन पॉजिटिव होता है। आधी बात समझ में क्या मैं कह रहा हूँ, वहां कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अभी रिजल्ट हमारे पास sin 30, तो भाई ये माइनस का हो गया, सिंपल सी बात। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। आया समझ में, ठीक है, सिंपल, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्लॉक शोज 6 o'clock, हाउ मच एंगल डज इट मिनट एंड आवर्स नीडल मेक, ठीक है। एक कोई क्लॉक है, ये हमने बना ली, उसमें कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये आवर वाली कहाँ पे होगी, 12 पे होगी, ठीक है। और ये जो होगी हमारी मिनट वाली बड़ी वाली सुई, ये होगी हमारी 6 पे। अभी पूछ रहे हैं कि जो आवर वाली है और मिनट वाली उसने कितना एंगल फॉर्म किया, ठीक है। तो अभी समझो कि ये जो पूरा सर्किल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। अब ये जो 360 है वो कितने नंबर्स में डिवाइड है, तो सर 12 में, 1 2 3 4 करके 12 बचता है ना, टोटल 12, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 30 डिग्री, मतलब एक पार्ट कितना बनाता है उसका, 30 डिग्री बनाता है। अभी कितने डिग्री हम कवर कर चुके, तो भाई 12 से हमने 1 कवर किया, 2 कवर किया, 3 कवर किया, 4 कवर किया, 5 कवर किया, 6, मतलब 6 पार्ट हमने कवर किए, 6 पार्ट कवर किए, तो 6 into 30 कितना हो गया भाई, 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल फॉर्म हुआ है सर, 180 डिग्री फॉर्म हुआ है, समझ गए सर। इसे तो हम देख के बता देते, बिल्कुल देख के बता देते, लेकिन अभी यहीं पे 6 ना बजा होता, ठीक है, अभी यहाँ पे 6 ना बजा होता, 3 बजा होता, तो फिर क्या होता, फिर तो नहीं समझ में आता, फिर तो दिक्कत होती सर, 6 3 बजे कैसे करें। तो फिर आपको यही करना होता, आप पहले पार्ट निकालते 30 और फिर मल्टीप्लाई कर देते, आंसर कितना आ जाता, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 4 होता तो फिर बिल्कुल नहीं समझ में आता, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 into 30 कितना हो जाता भाई, 120 डिग्री। समझ गए बात को, इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से किया, पहले पता तो करो कि कितना बनता है, 30 डिग्री का, एक का काम 30 डिग्री बनाना है। अब जितने आप टाइम्स आगे आ गए उससे सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सर, ओके। गिवन sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड अदर रेशियोज, अलग अलग रेशियोज बताने, तो sin थीटा कितना भाई, 3/5 है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में दौड़ के आ जाओ। sin थीटा क्या होता है भाई, तो sin थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सर बेस, तो बेस हो गया 4, सर कैसे पता,
अभी जो ट्रिपलेट्स बताया था 3 4 5 का भाई ये। अभी कह रहे हैं बाकी लोग को निकालो, तो भाई कॉस थीटा है, टैन थीटा है, इनको निकालना है। ठीक है, अभी कॉस का उल्टा कौन होगा, तो कॉस का उल्टा भाई हमारा होगा सेक थीटा, और ये कौन होंगे भैया कॉट थीटा, और साइन दिया था तो साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा। सबको निकाल देते हैं। चलो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा कितना है 4/5। tan थीटा क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज द 3/5। cos थीटा को जस्ट उल्टा कर दो तो 5/4, tan को उल्टा कर दो तो 4/3, और cosec को उल्टा करना है तो यहां से कर दो 5/3। समझ आया, आसान लग रहा है अभी, क्योंकि पीछे से पढ़ क्या है ना, समझ क्या है, इसलिए अभी इजी लगेगा, आसान लगेगा, सिंपल लगेगा, हो जाएगा। ओके, अब देखो हमने 12th वाला पार्ट ऐड कर दिया, तुम्हें ऐसा न लगे कि सर इतना पढ़ाया आपने 11th का, मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो देखो आउट 12th में देखो काम दिखाते हैं कैसे आएगा। सीबीएसई के पेपर में भी था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की होगी तो मिला होगा। क्वेश्चन पढ़ो, कंसीडर 3 चार्जेस q q q minus q। ठीक है, q q minus q नाम दे दो इनको, तुम 1 हो, तुम 2 हो, और तुम क्या हो 3। ठीक है, at the vertices of an equilateral triangle as shown what is the force on the each charge। हर चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो भाई पहली बात तो एक इक्विलैटरल है तो सबके लिए ए हो गया, एंगल 60 60 60, सबका 60 60 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर। ठीक है, अब देखो कैसे मुझे फोर्स बताना है, तो फोर्स बताने के लिए क्या करूं, सबसे पहले 1 वाले पे आओ, ये पॉजिटिव सर, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसी कंडीशन में अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा रिपल्शन, यानी वो वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो एक डायरेक्शन मिली मुझे फोर्स की, मिली क्या, तो एक फोर्स आ गया किसका F2 का, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये किसका फोर्स आ गया सर F3 का। अब देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे खींचा जा रहा है तो ये पॉइंट इसके मिड से कहीं से चलना चाहिए, ऐसे करके चलेगा, तो ये बना इसका F नेट। क्या बात समझ में आई, पहले ये बना लेते हैं, आ जाओ Q पे आ जाओ, इस वाले Q पे आ जाओ। ठीक है, इस Q को भी नीचे लिखो सर, ये वाला चार्ज इस पे रिपल्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पे अट्रैक्शन लगाएगा सर इस डायरेक्शन में, और इसका भी रिजल्ट कहां जाएगा, इसके मिड से जाएगा। ये है F1, ये है F3, और ये क्या है F नेट। समझ में आ गया। चलो अब इन वाले भाई साहब पे चेक कर लिया जाए, चेक किया जाए, ये पॉजिटिव है तो इस पे रिपल्शन, ये पॉजिटिव तो इस पे रिपल्शन है ना सर, नहीं सर अट्रैक्शन माइनस है ना वो, तो अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अभी ऐसे खींच रहे हो तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा ऐसा आना चाहिए। आगे बात समझे सबका। अब कैलकुलेशन करके दिखाने की बात है, तो चलो आ जाओ सर कैलकुलेशन करते हैं, टिंग टिंग, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं, आ जाओ पहले वाले का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं Fnet का। ठीक है, तो Fnet इज इक्वल टू सर अंदर F2 और कौन सा था भाई F3 था, इन्हें क्यों करना है, अब मेरी बात समझना, F2 F3 F1 जितने हैं सबकी वैल्यू सेम है सर, क्यों, क्योंकि सबके चार्जेस सेम है, सबके डिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई सबकी वैल्यू क्या सेम है, तो इन्हें हम F लेट करके सॉल्व करेंगे। तो f का स्क्वायर प्लस 2f और फिर लिखोगे cos थीटा। हाँ सर, अब यहाँ पे गेम फंसेगा कि cos थीटा कितना होगा, तो ध्यान से देखो किसके बीच का cos थीटा भाई, F3 और F2 जो वहां पे है उनके बीच में हमें देखना होता है एंगल, मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो सर ये एंगल यहाँ तक बढ़ा दो, तो भाई ये तो कितना था 60 डिग्री था, टोटल कितना है 180 में 60 हटाओगे तो कितना बचेगा 120, सेम एज इट इज यहाँ पे भी सर कितना होगा 120 होगा। तो चलें सर रखते हैं यहाँ पे 120 डिग्री cos 120, f का स्क्वायर हो गया सर 2f स्क्वायर, और ये भी हो गया सर 2f स्क्वायर, और cos 120 कैसे होगा, तो cos 120 को सॉल्व करने के लिए सर हम पहले क्या करें, पहले हम उसे 90 ऐड कर दें, तो cos 90 प्लस 30, cos किस में बदल गया, साइन में बदल गया, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया सर, जैसे ही जाओगे अगले क्वाड्रेंट में तो वहां पे तो साइन पॉजिटिव लेकिन cos नेगेटिव, तो cos वैल्यू क्या मिलेगी हाफ, sin 30 की वैल्यू क्या होती है सर हाफ होती है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस हाफ आ गया, फिर 2 से 2 सर हमने कट कर दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर केवल f का स्क्वायर, क्या बचा फाइनल f, सेम एज इट इज इसका भी आंसर मुझे मिलेगा वापस f, यानी इन दोनों के भाई आंसर तो f मिल गए। अभी इनका निकालना चाहिए सर, निकाला जाए इनका, आ जाओ सर इनका भी निकालते, तो इनको इधर किसका आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो टोटल एंगल कितना था भाई यहाँ पे 60, मतलब इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 60 है, तो चलो आ जाओ लिखते हैं f का स्क्वायर 2f cos कितना 60 डिग्री, सर 2f स्क्वायर cos 60 बोलो भाई, cos 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है, सही है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ये से ये कटा कितना हो गया भाई 3f का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और बाहर लेके आओगे तो भाई f बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 3 बचेगा, तो दैट्स योर आंसर, यहाँ पे आ गया भाई, समझ गया बात को।
इस तरह से ये 12th में हमारे वेक्टर्स काम करेंगे, एंगल्स काम करेंगे। अब देखा आपने कि सारी चीजें कैसे काम करेंगी। बोल रहा था मैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, काम करेंगे, वेक्टर्स काम करेंगे, तो अभी देखो ऐसे काम कर रहे हैं लोग। चलो अगला क्वेश्चन। अभी तो गोल्ड देखा, अब देखो किसमें पूछा गया है कि सीईटी 2012 बहुत दूर नहीं है, 2012 बहुत दूर नहीं। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करोगे तो 2012 बहुत दूर नहीं, बहुत क्लोज माना जाता है। 35 साल पुराने क्वेश्चंस करने होते हैं भाई। 2012 तो वो है जिसमें दुनिया खत्म हो रही है। सिर्फ ये क्वेश्चन आने के लिए दुनिया बच गई, नहीं खत्म हुई, कोई पेपर में आ जाए ताकि तुम पढ़ पाओ। ठीक है, चलो देखो क्या बोला। x and y components of a force F acting at 30 degree to x axis are respectively क्या कह रहे हैं भाई, x y कंपोनेंट्स है फोर्स के और F एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे x एक्सिस के साथ। तो तुमको क्या करना भाई, F बनाओ, ऐसा बना लिए, ये x एक्सिस बनाओ और यहाँ क्या बना दो 30 डिग्री। अब F को इधर रिजॉल्व करो तो एंगल की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो भाई क्या आता है cos 30। दूसरी तरफ रिजॉल्व करोगे इधर साइड यानी y की तरफ तो क्या आता है भाई f sin 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 f हो गया। अगला आंसर क्या होगा भाई 1/2 f। क्यों? क्योंकि भाई sin 30 1/2 है, कोई आंसर 1/2 आया। x और y चाहिए थे तो पहले x वाला लिखेंगे ना, y वाला करोगे तो पहले आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा वो वाला। समझ गए बात को ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, वेब J 2009। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, एंगल्स पूछ रहे हो, वेक्टर्स पूछ रहे हो, सीधे सीधे आ जाओ पढ़। मैंने कहा था कि भाई सिंपल ब्रिज कोर्स नहीं होने वाला है, अच्छा होगा, कंटेंट दमदार होगा और रिलेट भी होगा। समझ गए? अच्छा ये क्या लिखा, वेक्टर a क्रॉस b और b क्रॉस a। क्वेश्चन पढ़ेंगे द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a क्रॉस b और b क्रॉस a, ऐसा कहने की कोशिश करें। समझो, यहां लिखो वेक्टर a, यहां लिखो वेक्टर b और दोनों के बीच में मारना है क्रॉस। तो मैंने क्या सिखाया कि भाई वेक्टर a से b की तरफ कर्ल करना होता है। ऐसे हाँ प्लेन बनाओ तो इनको प्लेन पे ले लो, इधर रखो a, इधर रखो b, a की तरफ से b की तरफ कर्ल करो, a की तरफ से b की तरफ कर्ल करो। थंब कैसा गया ऊपर, ये गई डायरेक्शन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की। ठीक है, दोबारा फिर से लिखते हैं, नहीं नहीं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसके नीचे लिखाते हैं। देखो फिर से लिखो से, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इस बार b क्रॉस a करना है, इस बार b क्रॉस a करना है। ठीक है, तो हाथ रखा और कर्ल कर दो। क्या तो सर फिर ऊपर आ गया? नहीं भाई, ऐसे कर्ल होता है, ऐसे कर्ल नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा हाथ को, अभी कर्ल होगा। B से A की तरफ जब कर्ल करोगे तो थंब नीचे जाएगा, यानी इस बार ये कहानी बनेगी सर। दो वेक्टर्स मिले, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। भाई साहब एक वेक्टर ऊपर की तरफ एक वेक्टर नीचे की तरफ है, तो बताओ इनके बीच में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। क्या 180 का ही लिखा? नहीं लिखा सर, तो किसके बराबर? पाई के बराबर है। कोई ऑप्शन पाई का है? कोई ऑप्शन पाई? ऑप्शन वो भी आया। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है, तो जरूरी था इतना बताना, इतना समझाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, काम की चीजें थी, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर हल्का सा लेंदी हुआ है। पर आपको देखना है धैर्य के साथ। एक दिन में नहीं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी मन नहीं पढ़ने का, थोड़ा कम कम पढ़ लो लेकिन कवर करो। है 2 दिन में कवर कर लो, सुबह कर लो, फिर शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, संडे को कर लो, शनिवार को कर लो, पर ब्रिज कोर्स कर लो, कर लो, पढ़ो, सीखो और अपने दोस्तों को भी भेज दो कि भाई इतना स्ट्रगल नहीं करना होता है फिजिक्स में, आसान होती है, लेकिन ये पता हो तब, तो उसके लिए शेयर करना पड़ेगा। और खुद के लिए भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, पहली बार आए हो तो प्लीज दबा लो सर, बहुत काम की बात है। ठीक है, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, पर टॉप नॉच मिलेगा भाई, टॉप नॉच। क्या बात समझ गए? समझ गए? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ब्रिज कोर्स के कुछ जो बचे हुए पार्ट हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे, ताकि स्मूथनेस और ज्यादा स्मूथनेस की तरह हो जाए, बिल्कुल मक्खन एंड मक्खन। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, टाटा बाय बाय, सी।